Hello students, good afternoon to all of you. Welcome to Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Dear students, last class में हमने MCQ बुकलेट का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था एंड इन टुडेज सेशन वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस रिगार्डिंग गुप्ता एंड गुप्ता बुक. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. इस पर्टिकुलर सेशन में हम गुप्ता एंड गुप्ता के वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमने पहले डिस्कस नहीं किए. कोशिश ऐसी की हमने कि जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं उनको यहाँ पर हम कंसिडर नहीं करें. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये सारे जो क्वेश्चंस है दीज आर फ्रॉम गुप्ता एंड गुप्ता बुक. ओके, तो पहला क्वेश्चन देखिए. नागपुर रोड प्लान फॉर्मूला वर प्रिपेयर्ड बाय अज्यूमिंग. नागपुर जो रोड प्लान गिवन था इसमें जो फॉर्मूला दिया गया था किस रोड पैटर्न को अज्यूम करके ये फॉर्मूला दिया गया था. तो आपको पता होगा रेडियल और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न इसमें अज्यूम किया गया था. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते हैं. तो फर्स्ट का हो जाता है डी आंसर. देन सेकंड क्वेश्चन देखिए. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है. ये ऑप्शन है नागपुर रोड प्लान फॉर्मूला टेक इनटू अकाउंट द टाउन्स विथ वेरी लार्ज पॉपुलेशन. बहुत लार्ज पॉपुलेशन वाले टाउन्स को इन्होंने कंसीडर नहीं किया. बी ए नागपुर रोड प्लान हैज ए टारगेट रोड लेंथ ऑफ 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है, 32 नहीं था नागपुर रोड प्लान में, 16 किलोमीटर ऑन ईच 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कंसिडर किया गया था. तो ये भी गलत हो जाता है. सी देखिए, सेकंड 20 ईयर plan has provided 1600 kilometer of expressways out of the proposed national highway. जितना टोटल नेशनल हाईवे बनाना था उसमें से 1600 किलोमीटर रोड लेंथ बनानी थी फॉर एक्सप्रेसवे. सेकंड जो प्लान था दैट वाज बॉम्बे रोड प्लान. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है, सी आंसर हो जाता है. देन क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. द सीक्वेंस ऑफ 4 स्टेजेस ऑफ सर्वे इन हाईवे अलाइनमेंट इज. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैप स्टडी करते हैं. इसके बाद रिकनेसेंस सर्वे, इसके बाद प्रीलिमिनरी सर्वे एंड इसके बाद डिटेल्ड सर्वे. ठीक है, आप शॉर्ट में याद कर सकते हो एमआरपी डी. ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. देन क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. द शेप ऑफ द केम्बर बेस्ट सुटेड फॉर सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट इज. सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट जो होती है दैट इज रिजिड पेवमेंट. रिजिड पेवमेंट होगी तो वहां पर बहुत हाई स्पीड पॉसिबल नहीं है. उस केस में हम क्या करते हैं, जो स्लो स्पीड वाले रोड्स होते हैं वहां पर हम स्ट्रेट लाइन केम्बर प्रोवाइड करते हैं. अगर हाई स्पीड रोड है तो वहां पर हम इलिप्टिकल या पैराबोलिक केम्बर प्रोवाइड करते हैं. तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे, आंसर हो जाता है ऑप्शन है. ओके, फिफ्थ देखिए. फॉर वाटर बाउंड मैकेडम रोड्स इन लोकेलिटीज ऑफ हेवी रेनफॉल द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ केम्बर इज. ठीक है, हेवी रेनफॉल के लिए डब्ल्यूबीएम रोड्स में कितना केम्बर प्रोवाइड किया जाता है, 1/40. ठीक है, नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाता है, ऑप्शन बी. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. when the path traveled along the road surface is more than the circumferential movement. ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ज्यादा मूवमेंट हुआ एज कंपेयर टू द सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट देन इट इज नोन एज स्कीडिंग. ठीक है, और अगर सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट ज्यादा होता एज कंपेयर टू द लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट तब उस केस में स्लीपिंग हम बोलते हैं. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 17 देखिए. द इफेक्ट ऑफ ग्रेड ऑन सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इज. ठीक है, ग्रेडियंट या ग्रेड या स्लोप बोल दीजिए, इसका सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस पर क्या इफेक्ट होगा बताइए. 17 ग्रेडियंट कैसा भी हो, असेंडिंग हो मतलब इंक्रीजिंग हो या डिसेंडिंग हो डिक्रीजिंग हो, दोनों ही केस में जो ग्रेड होगी उस केस में हमें ओएसडी को बढ़ाना पड़ेगा. तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, टू इंक्रीज इट ऑन बोथ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ग्रेड्स. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 19. The terrain may be classified as rolling terrain if the cross slope of the land is. rolling के लिए कितना होता है, 10 to 25% होता है. 0 से 10% मतलब अप टू 10% होता था. प्लेन टेरेन 10 से 25%, रोलिंग टेरेन 25 से 60 ये माउंटेनस टेरेन हो जाता है. ग्रेटर देन 60 अगर क्रॉस स्लोप पे तब उस केस में हिली या स्टीप टेरेन हो जाता है. तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी. देन क्वेश्चन नंबर 20 देखिए. Question number 20. If B is the wheel track of a vehicle and H is the height of the center of gravity above road surface, then to avoid overturning and lateral skidding on horizontal curve, the centrifugal ratio should always be. ये क्वेश्चन डिस्कस किया हमने, डायग्राम से मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि सेंट्रिफिकल रेशियो अगर ग्रेटर देन है, सेंट्रिफिकल रेशियो जो है दैट इज मोर देन दैट इज लेस देन B/2S, तब उस केस में देयर विल बी नो ओवरटर्निंग.
ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल रेशियो जो है दैट इज लेस देन lateral coefficient of friction, then in this case there will not be skidding, there will be no skid. ओके, तो क्या हो जाएगा बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आंसर होगा? बी हो जाएगा, लेस देन बी अपॉन 2h एंड ऑल्सो देन द कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन। ठीक है, दोनों से कम हो तब ये ओवरटर्निंग और स्किडिंग अवॉइड हो जाएगी, ये पूछ रहा था। 23, on a horizontal curve if the pavement is kept horizontal across the alignment then the pressure on the outer wheels will be। ठीक है, एकदम कर्व है लेकिन रोड जो है वहां पर हमने कोई सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं किया, उस केस में आउटर व्हील्स जो है ना वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इनर व्हील्स, पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो आउटर व्हील्स पर प्रेशर जो होगा दैट विल बी मोर देन द प्रेशर ऑन द इनर व्हील्स, ये आंसर हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, for a constant value of coefficient of lateral friction the value of required super elevation increases with। ओके, तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। ठीक है, यहाँ पर एफ को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है ये कांस्टेंट है, तो ई किसके साथ बढ़ेगा, वी वेलोसिटी या स्पीड बढ़ने के साथ ये बढ़ेगा और रेडियस ऑफ कर्व बढ़ने के साथ ये घटेगा। ठीक है, बताइए कौन सा आंसर होगा 25, आंसर प्लीज। सी आंसर हो जाएगा, इट इंक्रीजेज, सुपर एलिवेशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन स्पीड, स्पीड बढ़ेगी तो सुपर एलिवेशन बढ़ेगा, एंड विथ डिक्रीज इन रेडियस ऑफ कर्व। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्व डिक्रीज होगा तो भी सुपर एलिवेशन बढ़ेगा, सी आंसर हो जाता है। देन 27, द एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व फॉर सेफ ऑपरेशन फॉर ए स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर इज। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए। आर एब्सोल्यूट जो होता है दैट इज इक्वल टू कितना, वी स्क्वायर अपॉन 127 ई प्लस एफ। ओके, तो एब्सोल्यूट ये रेडियस पूछी थी इसने, वेलोसिटी या स्पीड कितनी है 110 किलोमीटर पर आवर अपॉन 127, ई जो है कितना नहीं दिया तो इसको 0.07 लेंगे हम, 7% लेते हैं नॉर्मल केसेस में। एफ जो है दैट इज लेटरल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये भी नहीं दिया तो 0.15 हम लेकर चलते हैं। सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर होगा दैट विल बी इन मीटर, कितना 440 मीटर। ओके, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, पहले भी डिस्कस किया इस तरह के क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 28, द अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन बाय रोटेशन ऑफ पेवमेंट अबाउट द इनर एज ऑफ द पेवमेंट। ठीक है, हमने ये डिस्कस किया था कि ये अगर इनिशियल क्रॉस सेक्शन है पेवमेंट का, ओके, तब ये सपोज इनर एज है आउटर एज है, तो इनर एज के अबाउट रोटेशन अगर हम करते तो मतलब इस तरह से सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करे, इस केस में ड्रेनेज जो होगा दैट विल बी मोस्ट इफेक्टिव। ड्रेनेज इस केस में काफी इफेक्टिव होगा, तो देख लीजिए क्या आंसर होगा, इट अवॉइड्स द ड्रेनेज प्रॉब्लम इन फ्लैट टेरेन, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही बोला था ना, इनर एज के अबाउट रोटेशन कर रहे हैं मतलब ऐसे सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस केस में ड्रेनेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, इन केस ऑफ हिल रोड्स द एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज जनरली प्रोवाइडेड, पहले भी डिस्कस किया, जो हम नॉर्मली हम इनर साइड पर हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो सुपर एलिवेशन जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं हिली रोड्स में। सर कितने क्वेश्चंस कर दिए, 8-10 क्वेश्चन किए, नंबरिंग पे मत जाना, नंबरिंग यहाँ पे उल्टी सीधी है, 30 के बाद 33 है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए, लेकिन यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन पहले डिस्कस नहीं हुए कोशिश है कि वही क्वेश्चन हम डिस्कस करें। ठीक है, गुप्ता में से हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किए, जो एमसीक्यू में नहीं थे वो कंसिडर करने की कोशिश की हमने, फिर भी कुछ क्वेश्चन रिपीट है। ओके ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 33 देखिए, फॉर डिजाइन द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व शुड बी टेकन विच इज। आपने ट्रांजिशन कर्व की डिजाइन पढ़ी होगी, तीन तरह की हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं ट्रांजिशन कर्व की। ठीक है, तीन रिलेशन गिवन थे, एक तो एज पर द रेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, दूसरा था सुपर एलिवेशन के बेसिस पर, और तीसरा आईआरसी के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग। तीनों से हम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेट करते थे और तीनों में से जो मैक्सिमम होती थी उतना हम प्रोवाइड करते थे। ठीक है, ए है बेस्ट ऑन अलाउबल रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, जिसको सी बोलते थे। ठीक है, इसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं। दूसरा बेस्ट ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, ठीक है, इसके बेसिस पे भी हम करते हैं। सी है हायर ऑफ ए एंड बी, बिल्कुल ठीक है, इनफैक्ट हम आईआरसी के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट करते हैं और तीनों में से हाईएस्ट लेते हैं, तो इस केस में तो आंसर सी होगा। ओके, 34 देखिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, द मैक्सिमम डिजाइन ग्रेडियंट फॉर वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ अ रोड इज, मैक्सिमम डिजाइन ग्रेडियंट कितना होता है बताइए, डिजाइन ग्रेडियंट बोल रहा है, मैक्सिमम डिजाइन ग्रेडियंट, डिजाइन के लिए नॉर्मली मैक्सिमम कितना लेते हैं हम, इट इज इक्वल टू द रूलिंग ग्रेडियंट।
ओके 34 का होगा ए। ओके, और अगर केवल मैक्सिमम ग्रेडियंट बोला होता ना तो वो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट हो जाता। देन क्वेश्चन नंबर 35, द परसेंटेज कंपनसेशन इन ग्रेडियंट फॉर रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ 4% एंड हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 760 मीटर इज। ग्रेड कंपनसेशन पूछ रहा है 35 का, बताइए। ग्रेड कंपनसेशन पर हमने पहले न्यूमेरिकल्स किए हैं, बताइए। 35 कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ग्रेड कंपनसेशन हम कब प्रोवाइड करते हैं, जब ग्रेडियंट जो है दैट इज मोर देन 4%। यहाँ पे 4% ही है, 4% से ज्यादा अगर ग्रेडियंट होता तब हम कंपनसेशन करते हैं। यहाँ पे 4% है, सो देयर विल बी नो कंपनसेशन। ठीक है, यहाँ पर कंपनसेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। पहले क्राइटेरिया चेक कर लेना कभी भी न्यूमेरिकल में, क्योंकि न्यूमेरिकल जो फॉर्मूले से अगर वैल्यूज निकालोगे ना कंपनसेशन की तो वो ऑप्शन मिल जाएगा। तो पहले हमें क्राइटेरिया चेक करना है कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है या नहीं कंपनसेशन की। देन 36 देखिए, द केम्बर ऑफ रोड शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाफ ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट। पहले भी डिस्कस किया था और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर रिपीट है जिससे आपको रिमाइंड हो जाए। 40 देखिए, इन केस ऑफ समिट कर्व्स द डेविएशन एंगल विल बी मैक्सिमम व्हेन। ठीक है, डेविएशन एंगल क्या होता है अगर आपने डिस्कस किया, पहले डिस्कस किया हो तो, जैसे मान लीजिए कि देखिए समिट कर्व या जो वेली कर्व है दो अलग अलग ग्रेडियंट वाले कर्व रोड्स को मिलाता है। ठीक है, समिट कर्व या जो वेली कर्व है, मतलब जो वर्टिकल कर्व्स की बात करें तो वर्टिकल कर्व कब बनता है, जब हम दो अलग अलग ग्रेडियंट वाले रोड्स को ज्वाइन कर देते हैं तब वहां पर बनेगा वर्टिकल कर्व। ठीक है, अब मान लीजिए एक रोड ऐसी थी, इसकी स्लोप ऐसी कुछ थी, दूसरे रोड की स्लोप ऐसी कुछ थी, दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ये वर्टिकल कर्व बन गया। ओके, जो पहला रोड था ना इसकी कुछ स्लोप होगी, कुछ ग्रेडियंट होगा, तो इसका ग्रेडियंट सपोज n1 बोल देता हूं। दूसरा जो रोड है ये वाला, इसका ग्रेडियंट कुछ होगा, इसका ग्रेडियंट सपोज n2 बोल देता हूं। तो दोनों के ग्रेडियंट्स के बीच में जो एंगल होता है ना, इट इज डेविएशन एंगल। इसको हम बोलते हैं डेविएशन एंगल। नॉर्मली इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं एंड एन इज इक्वल टू n1 माइनस n2। ठीक है, एक चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि जो अगर असेंडिंग ग्रेडियंट है, मतलब इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है, चढ़ाई वाला रोड है, तो वहां पर हम जो ग्रेडियंट है उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, असेंडिंग ग्रेडियंट जो होगा इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। और जो डिसेंडिंग ग्रेडियंट है, मतलब डिक्रीजिंग जो ग्रेडियंट है, मतलब जो ढलान वाला रोड है, ठीक है, उसको नेगेटिव लेंगे हम, इसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, और ये डेविएशन एंगल का फॉर्मूला n1 माइनस n2। ठीक है, माइनस ये फॉर्मूले का है n1 माइनस n2। ओके, तब ये बोल रहा कि डेविएशन एंगल किस केस में मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कीजिए अगर नहीं पता तो। ये गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चन है सारे। ठीक है, एसएससी का हम कल सोल्व करेंगे, आज हम गुप्ता एंड गुप्ता के सोल्व करेंगे। ठीक है, गुप्ता एंड गुप्ता में से सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये, जो पहले डिस्कस नहीं हुए वो कंसीडर करने की कोशिश की है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें नहीं है गुप्ता एंड गुप्ता वाले, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो क्वेश्चन इसमें कंसीडर नहीं किए। ओके, फिर भी कुछ रिपीट है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो ये जल्दी से नोट कीजिए, अगर डिस्कस नहीं किया हमने पहले तो इसको नोट कीजिए जल्दी से। ओके, नोट किया ये आपने, बताइए। तो देखिए किस केस में डेविएशन एंगल मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम पूछ रहा है। पहले देखिए, एन असेंडिंग ग्रेडियंट मीट्स दी अनदर असेंडिंग ग्रेडियंट। ठीक है, तो इस केस में डेविएशन एंगल क्या, असेंडिंग ग्रेडियंट। पहला वाला कैसा है, असेंडिंग है, असेंडिंग को पॉजिटिव लेते हैं तो पहला का प्लस n1 फॉर्मूले का माइनस, दूसरा भी असेंडिंग है तो इसको भी प्लस n1।
ठीक है, असेंडिंग को पॉजिटिव लेना है, डिसेंडिंग को नेगेटिव लेना है। ठीक है, बी देखिए, एन असेंडिंग ग्रेडियंट मीट्स ए डिसेंडिंग ग्रेडियंट। ठीक है, असेंडिंग है, ये डिसेंडिंग से मिल रहा है, तो असेंडिंग को पॉजिटिव लेंगे तो n1 फॉर्मूले का माइनस, दूसरा जो n2 है दैट इज डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग को नेगेटिव लेंगे तो n1 माइनस माइनस ऑफ n2 दैट इज इक्वल टू n1 प्लस n2। ऐसा हो जाएगा डेविएशन एंगल इस केस में। सी ऑप्शन बोला ए डिसेंडिंग ग्रेडियंट मीट्स दी अनदर डिसेंडिंग ग्रेडियंट। ठीक है, तो इस केस में डेविएशन एंगल देखिए, पहला जो ग्रेडियंट है दैट इज डिसेंडिंग, तो n1 को नेगेटिव लेंगे, डिसेंडिंग को नेगेटिव लेते फॉर्मूले का माइनस, दूसरा भी डिसेंडिंग है तो इसको माइनस का n2, तो क्या हो गया n2 माइनस n1 हो गया। ओके, और डी ऑप्शन है असेंडिंग ग्रेडियंट मीट्स लेवल सरफेस। लेवल सरफेस मतलब फ्लैट रोड जिसमें कोई ग्रेडियंट ही नहीं है, तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा, असेंडिंग है तो n1 फॉर्मूले का माइनस, और फ्लैट रोड में तो कोई ग्रेडियंट होता नहीं, तो ये n1 के बराबर हो जाएगा। चारों में से देख लीजिए मैक्सिमम कौन सा नजर आ रहा है। ठीक है, चारों में से मैक्सिमम कौन सा नजर आ रहा है आपको, n1 प्लस n2, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्लियर होना चाहिए आपको। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज 41। If the design speed is v km per hour and deviation angle is n radians, then the total length of a Valley curve in meters is given by the expression. Valley curve के लिए क्या फॉर्मूला होता था, 0.38 एन वी क्यूब टू द पावर 1/2, एन के डेविएशन एंगल ऐसे हम निकाल सकते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, इन एन असेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 50 मीट्स डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 50। ठीक है, डिसेंडिंग है दूसरा, देन द लेंथ ऑफ समिट कर्व फॉर अ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर विल बी। ठीक है, लेंथ ऑफ समिट कर्व पूछिए। अब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन नहीं है, तो लेंथ ऑफ समिट कर्व पूछिए ना, समिट कर्व है। ओके, तो समिट कर्व के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, याद है किसी को, बताइए। देखिए, कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी, कंडीशन ये होती है इफ जो लेंथ ऑफ कर्व है, ठीक है, लेंथ ऑफ समिट कर्व है, इट इज मोर देन एस एस डी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, एस नोट कर रहा हूं मैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को। इस केस में तो लेंथ हम बोलते हैं कितनी, लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ समिट कर्व हम बोलते हैं एन एस स्क्वायर अपॉन 4.4, ऐसा हम बोलते हैं। ठीक है, एन का यहाँ पर डेविएशन एंगल है, एस इज द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ओके, और अगर एल जो है दैट इज लेस देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, देन लेंथ जो है दैट इज कितना होता है, याद है 2s माइनस कुछ होता था 4.4 अपॉन एन, ऐसा कुछ था। ओके, अब यहां पे दिक्कत है कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है हमें नहीं पता, क्योंकि लेंथ से ही कंपैरिजन कर रहे हो, लेंथ ही निकालनी है, तो हमें क्या पता कि कौन सी कंडीशन है। ठीक है, हमें नहीं पता कि कौन सी कंडीशन है, तो इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाता ही है। कैसे सोल्व करेंगे इसको, 58.18 कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने, पहला वाला या दूसरा, कौन सा फॉर्मूला लगाया, एल इज ग्रेटर देन एस। अब आपको क्या पता एल कितना है, आपको नहीं पता ना एल कितना है, एल ही तो पूछा है, तो आप कंपेयर कैसे कर लोगे, इस क्वेश्चन में तो एल ही तो पूछा, लेंथ ही तो पूछी है समिट कर्व की, तो आपको क्या पता, आप कंपैरिजन ही नहीं कर पाओगे कौन सी कंडीशन है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें पहले कोई एक अज्यूम करना पड़ेगा केस। ठीक है, ये ऐसे डायरेक्टली कोई फॉर्मूला मत लगा देना, ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम समझ में है आपके, प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो लेंथ के बेसिस पर ही हम डिसाइड कर रहे हैं, लेंथ से ही कंपेयर करके हम डिसाइड कर पा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में लेंथ ही पूछी है, तो हमें पहले लेंथ ही नहीं पता, तो हमें नहीं पता कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। दिक्कत यहाँ पर ये है, ऐसे क्वेश्चन में हम कोई सा भी एक केस अज्यूम कर लेते हैं, सबसे पहले माना हमने, हमें कंफर्म नहीं है लेकिन हमें इनिशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ये ट्रायल एंड एरर हो जाता है। पहला का केस हमने माना कि सपोज एल इज ग्रेटर देन एस, सपोज, फिर बाद में इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा हमें, अगर ये कंडीशन है वो हो तब फॉर्मूला क्या, एल इक्वल टू एन एस स्क्वायर अपॉन 4.4। ओके, और एन निकाल लेंगे हम, क्या था, असेंडिंग ग्रेडियंट था 1 in 50 का, डिसेंडिंग से मिल रहा था 1 in 50 का। ठीक है, n1 माइनस n2
ये फॉर्मूला था डेविएशन एंगल का। N1 क्या है, असेंडिंग था ना, तो पॉजिटिव लेंगे, 1/50, 1/50 फॉर्मूले का, माइनस N2, N2 क्या है, डिसेंडिंग है ना, सेकंड वाला ग्रेडियंट कैसा है, डिसेंडिंग, तो नेगेटिव लेंगे इसको, तो माइनस का 1/50, तो 2/50 मतलब 1/25 आ गया ये। ओके, तो यहां पुट के हमने एन कितना, 1/25, 1/25 ये हो गया, इंटू एस जो है इट इज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितना, 80, तो 80 का स्क्वायर अपॉन 4.4, इतना मीटर, ये देखिए कितना आ रहा है, इसको बताइए कितना आ रहा है ये, 58.18, ठीक है, 58.18 मीटर, इतना आ रहा है। ठीक है, अब यहां से हमें देखना पड़ेगा हमने जो कंडीशन एज्यूम की थी वो करेक्ट है नहीं। लेंथ जो है वो हमने केस माना था ग्रेटर वाला, ठीक है, लेंथ जो है इतना है कितना, 58.18, और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितनी है, 80, लेंथ है 58.18 और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 80। ठीक है, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हो रही, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हमारा जम्पशन गलत हो गया। ठीक है, कम है ना ये, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब देयरफॉर एल जो है दैट इज लेस देन एस। एक ही दो ही का पॉसिबिलिटी थी, एक तो गलत निकल गया हमारा जम्पशन, तो पॉसिबिलिटी कौन सी बची अब, सेकंड वाली, मतलब यही है, एल लेस देन एस वाला कैसे है, बात समझ में आती है। हमने कोई एक केस अज्यूम कर लिया जो आपको ज्यादा लगता है कि ये हो सकता है, ठीक है, वो आप अज्यूम कीजिए, वहां से वैल्यू निकाली लेंथ की हमने, फिर कंपेयर किया कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, लेंथ आई 58.18, एस जो है 80 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब हमारा अजम्पशन गलत है। ठीक है, देयरफॉर एल इज लेस देन एस, और अजम्पशन इज इनकरेक्ट, और अजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है, यही बचता है। ठीक है, अब इसको चेक नहीं करना कि कंफर्म है कि यही केस अब एल लेस देन एस वाला, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी थी, देयरफॉर एल इज लेस देन एस, देयरफॉर एल जो है दैट इज इक्वल टू 2s माइनस 4.4 अपॉन एन। अब इससे जो निकलेगा वही एक्चुअल आंसर होगा, एस था 80 माइनस ये 4.4 अपॉन एन था 1/25, देख लीजिए इतना मीटर कितना आ रही है, 50 आ रहा है ना, तो यही आंसर होगा फिर। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछिएगा, कितना आ रहा है चेक करना। 50 आ रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ पे नियरेस्ट में देख लीजिए कौन सा, नियरेस्ट में हम क्या मानेंगे, 60, डी ऑप्शन था 60, तो ये करेक्ट मान लेंगे। ठीक है, ये अप्रोच रहेगी, कुछ डाउट हो तो क्लियर कीजिएगा इसको। एल इक्वल टू जीरो आ रहा है, जीरो तो कहाँ आ रहा है देखो, 160 ये हो गया, 25 इंटू 4.4 कितना, 110 ये हो गया, 160 माइनस 110 दैट इज 50, 50 आ रहा है। ठीक है, इस केस में 50 आ रहा है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 153, कुछ डायग्राम दिया है, ए रोड कैम्बर इज गिवन इन फिगर। ओके, कुछ फिगर दिया है, और फिर बोल रहा है क्वेश्चन में, फॉर डिजाइनिंग दिस कैम्बर द इक्वेशन टू बी यूज्ड इज, कुछ इसमें पैराबोलिक कैम्बर भी है, तो इसकी इक्वेशन जो होती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन वाले तो न्यूमेरिकल्स हमने सोल्व कर लिए थे जो एमसीक्यू में थे। ठीक है, और यहाँ पर पैराबोलिक के लिए इक्वेशन जो होती है, y इक्वल टू कितना होता है बताइए, इट इज इक्वल टू 2x² अपॉन n w, ऐसा कुछ होता है।
ओके, इतना। और एन क्या होता था, ग्रेडियंट को बोलते थे, डब्ल्यू जो है दैट इज विड्थ ऑफ पेवमेंट। ठीक है, डब्ल्यू विड्थ ऑफ पेवमेंट है, नहीं पता तो लिख लीजिएगा। तो यहां से फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए। यहां से हो गया 2x² अपॉन एन। एन कितना है, ये 1/60 है, यहाँ पे एन क्या होता होगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, एन हो जाएगा यहाँ पर 60। ऐसे किया था हमने पहले भी स्ट्रेट लाइन के लिए। डब्ल्यू जो है दैट इज विड्थ ऑफ पेवमेंट। विड्थ ऑफ पेवमेंट कितना हो गया, इतना हो गया। कितना हो गया, 2 प्लस 3.5 प्लस 2 कितना हो गया, 7.5 हो गया। ओके, तो यहां से देखिए 2 से ये कैंसिल 30 टाइम्स, तो ये बच गया x² अपॉन 30 इंटू 7.5। कितना आ रहा है, 225 आ रहा है क्या। तो y इक्वल टू x² अपॉन 225, डी आंसर हो जाएगा। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 156। ये भी शायद पहले भी डिस्कस किया है। While designing the super elevation of a highway, its maximum value is fixed considering the need to। मैक्सिमम वैल्यू की हमने रिकमेंडेशन पढ़ी है कि सुपर एलिवेशन जो है वो 7% से ज्यादा नहीं होना चाहिए या 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोड ने ऐसा क्यों फिक्स किया, जबकि सुपर एलिवेशन जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे ना तो उससे क्या होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना ज्यादा बैलेंस होगा। लेकिन होगा क्या, अगर हमने बहुत ज्यादा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दिया तब जो स्लो मूविंग व्हीकल्स है ना वो यहां से लुढ़क जाएंगे। ठीक है, उनकी टॉपलिंग हो जाएगी। लुढ़कने को हम बोलते हैं टॉपलिंग। ठीक है, तो अपर लिमिट जो फिक्स किया ना सुपर एलिवेशन की, दैट इज टू अवॉइड द टॉपलिंग ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल्स इन मिक्स्ड ट्रैफिक फ्लो। स्लो मूविंग व्हीकल जो वो टोपल कर जाएंगे, इसको अवॉइड करने के लिए अपर लिमिट फिक्स की है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 161। The radius of a horizontal curve is 100 meters. The design speed is 50 km per hour, and the design coefficient of lateral friction is 0.15. Then what would be the rate of super elevation if full lateral friction is considered? ठीक है, अभी तक जितने न्यूमेरिकल्स हमने एमसीक्यू में सॉल्व किए थे ना, वहां पे हमने सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला क्या लगाया था। सुपर एलिवेशन पूछा ना, तो इसका फॉर्मूला क्या लगाते थे, v²/225r। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। देखिए, अगर आपने डिजाइन स्टेप्स पढ़ी है ना सुपर एलिवेशन की, तो जो डिजाइन स्टेप्स पढ़ते थे वहां पर हम ये देखते थे कि पहली जो रिकमेंडेशन हम कंसिडर करते थे कि 75% ऑफ डिजाइन स्पीड को कंसिडर करते थे और लेटरल फ्रिक्शन को जीरो मानते थे, इसको कंसिडर नहीं करते थे। तब जाके ये फॉर्मूला आता था। ठीक है, एक्चुअल फॉर्मूला था E प्लस एफ इक्वल टू v²/127r, ये फॉर्मूला था। अगर यहाँ पर हम एफ को जीरो पुट कर दे और v की जगह है ना 0.75 v पुट कर दे, मतलब 75% डिजाइन स्पीड को कंसिडर कर ले, तो इसको पुट करके देखना है, यहाँ था E इक्वल टू v²/225r। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला कि हमें फुल लैटरल फ्रिक्शन कंसिडर करना है। ठीक है, फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करना होता तो यही फॉर्मूला लगाते हम, ये डिजाइन के लिए यूज करते हैं, जैसे कि हमने अभी तक न्यूमेरिकल किया है। लेकिन यहाँ पे जब फ्रिक्शन को कंसिडर करना है ना, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यही लगेगा। तो यहां पर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। E प्लस एफ इक्वल टू v²/127r, ऐसा में देखना है। ठीक है, यहां से सोल्व करना है, कीजिए सोल्व यहां से। तो E पूछा है, E प्लस एफ कितना 0.15 इक्वल टू v। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर गिवन है अपॉन 127r। आर जो है दैट इज 100। ठीक है, इतना सुपर एलिवेशन हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा आंसर है, बताइए। 1/21.3 अप्रोक्स में ए आंसर हो जाएगा, जो भी आ रहा है। ओके,
देन 169 देखिए, ए समिट कर्व, ठीक है, फिर से समिट कर्व की बात की है, इज फॉर्म्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ 3% अप ग्रेडियंट, 3% अप ग्रेडियंट, अप ग्रेडियंट मतलब असेंडिंग ग्रेडियंट की बात कर रहा है, एंड 5% डाउन ग्रेडियंट मतलब डिसेंडिंग ग्रेडियंट की बात कर रहा है, टू प्रोवाइड ए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑफ 128 मीटर, द लेंथ ऑफ द समिट कर्व नीडेड विल बी। अब वापस से लेंथ ऑफ समिट कर्व पूछा है, पहले भी हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है, दो कंडीशन पड़ी थी कि लेंथ जो है अगर समिट कर्व की ज्यादा है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से तब तो एन एस स्क्वायर अपन 4.4 बोलते थे, और लेंथ जो है इससे कम है तब दूसरा फॉर्मूला हम लगाते हैं 2s माइनस 4.4 अपॉन एन वाला, ठीक है। कौन सी कंडीशन होगी इनमें से, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला 1 या फॉर्मूला 2, बताइए, 169 का बताइए, इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वहां पे हमने क्रॉस चेक किया था, ठीक है, पहला फॉर्मूला लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, देखिए यहां से स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस दिए 128 मीटर और लेंथ पूछिए समिट कर्व की, और लेंथ के चारों ऑप्शंस देख लीजिए, चारों के चारों ऑप्शन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से ज्यादा है, चारों के चारों ऑप्शन जो भी आंसर होगा चारों में से एक तो होगा ना कोई से कोई, ठीक है, तो लेंथ जो है दैट इज मोर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, चारों ही ऑप्शन जो है ना इससे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये कंडीशन है, ये हमें देखते ही ऑप्शन को समझ में आ रहा है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ जो है दैट इज इक्वल टू एन एस स्क्वायर अपॉन 4.4, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, एन डेविएशन एंगल है तो एन कितना हो जाता है, 3% अपग्रेडियंट, 3% अपग्रेडियंट पॉजिटिव, माइनस डाउन ग्रेडियंट है 5%, तो माइनस का 5%, ठीक है, 3 और 5 8% हो गया, मतलब 8/100 हो गया ये, ठीक है, तो पुट कर दीजिए यहाँ पर एन 8/100 इंटू एस स्क्वायर, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 128 है का स्क्वायर अपॉन 4.4, ओके, इतना मीटर, बताइए 297.89, 297.89 इतना मीटर, विच इज ऑप्शन बी। कोई डाउट हो तो क्लियर कीजिएगा इसको। ओके, देन 182 देखिए, assuming the safe stopping side distance to be 80 meter, okay, on a flat highway section and with a setback distance of 10 meter, what would be the radius of the negotiable horizontal curve। पहले भी क्वेश्चन क्या है कि जो रेडियस है कर्व की दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन 8m, ऐसा ही होता था। अप्रोक्स में ये फॉर्मूला है, एक्चुअल फॉर्मूला तो बहुत लंबा चौड़ा है, तो अप्रोक्स में हम इतना कंसिडर करते हैं, तो देख लीजिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितना, 80 का स्क्वायर अपॉन 8m, m यहाँ पे सेटबैक डिस्टेंस होती है दैट इज 10 मीटर, तो कितना आ गया 80 मीटर आंसर आ गया अप्रोक्स में, विच इज ऑप्शन सी। पहले भी क्वेश्चन किया था ये। ओके, then question number 196, for a circular curve of radius 200 kilometer, the coefficient of lateral friction is 0.15 and the design speed is 40 kilometer per hour, the equilibrium super elevation would be, इस केस में इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन पूछा है, ठीक है, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन पहले हम डिस्कस किया था मैंने, और इसको लिखवाया भी था कि वो सुपर एलिवेशन जिसके लिए जो इनर और आउटर व्हील से इन पे प्रेशर बराबर हो, ठीक है, तो बताइए 196 फॉर्मूला बता दीजिए मुझे कौन सा लगाओगे, ये बड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे उलझ जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगाए, फॉर्मूला बताइए 196 का। क्या बात है, बिल्कुल सही है, मैक्सिमम स्टूडेंट इसका आंसर नहीं कर पाते। एक्चुअल फॉर्मूला तो हमारा ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127r, ठीक है, और एक कंडीशन बताई थी मैंने जब आपको लिखवाया था लास्ट टाइम, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के लिए कंडीशन क्या होती है, फ्रिक्शन जो है दैट इज जीरो, ठीक है, इनर और आउटर व्हील्स पर प्रेशर तभी बराबर हो सकता है जब कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो, तभी ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, ठीक है, तो ये एफ जीरो कर दीजिए, तो ई इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127r, तो ई देख लीजिए कितना आ रहा है, वी जो है दैट इज कितना 40 किलोमीटर पर आवर अपॉन 127r जो है 200, इतना हो गया ये, अब देख लीजिए जो भी आ रहा है 6.3,
ठीक है, इट इज इक्वल टू 6.3, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कंफ्यूज मत होना फॉर्मूला में, यहाँ पे लॉजिक है, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के लिए फ्रिक्शन जीरो होता है। ओके, देन 197 देखिए, इफ अ डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 25 meters and ascending gradient of 1 in 40, 1 in 25 meters and ascending gradient of 1 in 40, then the length of वेली कर्व बोल रहा है। ठीक है, लेंथ ऑफ वेली कर्व बोल रहा है, रिक्वायर्ड फॉर अ हेडलाइट साइड डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर विल बी। ओके, तो वेली कर्व के लिए जो ज्यादा सिग्निफिकेंट पैरामीटर दैट इज एच एस डी, लेकिन हमें पता है कि एच एस डी जो है दैट इज इक्वल टू एस एस डी, तो एक ही बात है, मान ली तो थ्योरेटिकली तो एक ही बात है ना, एस एस डी बोले एच एस डी बोले। ठीक है, तो बताइए, यहाँ पे भी हम वेली कर्व के लिए जो लेंथ के आपने रिलेशन पढ़े होंगे ना, तो वहां पर हमें देखना पड़ेगा कि लेंथ, वही कंडीशन हमें देखना है कि एल जो है स्टॉपिंग साइड साइड डिस्टेंस या एच एस डी से ज्यादा है तो अलग फॉर्मूला है, अगर कम है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। कौन सी कंडीशन होगी यहाँ पे बताइए? लेंथ के ऑप्शन देखो चारों, एक ऑप्शन जो है ना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से कम है 30 वाला, तो अभी कंडीशन हमें वही अज्यूम करना पड़ेगा, फिर चेक करना होगा। बिल्कुल, आप समझ गए आप लोग। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट जो एल है दैट इज मोर देन एच एस डी, ऐसा मान लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा। इस केस में एल जो है दैट इज कितना, एन एस स्क्वायर। ठीक है, याद है किसी को? एन एस स्क्वायर अपॉन 1.5 प्लस 0.035 इंटू एस, ये फॉर्मूला होता था। एन जो है इट इज डेविएशन एंगल। ठीक है, तो एन निकाल लीजिए कितना, डिसेंडिंग है 1 in 25 का, तो माइनस का 1/25 फॉर्मूले का माइनस, और ये मिल रहा है असेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 40, असेंडिंग है तो पॉजिटिव 1/40। ठीक है, ठीक है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस में कुछ आ जाएगा, तो माइनस को यहाँ पे लेना नियम है। ठीक है, माइनस का मतलब वो डिसेंडिंग होगा, कुछ डिक्रीजिंग ग्रेडियंट होगा। 1/20 प्लस 1/40 देख लीजिए कितना आ रहा है, 0.065, 0.065। ठीक है, तो नेगेटिव का यहाँ पे हमें थ्योरेटिकली कोई इसका अब कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो हमें डेटा कंसिडर करना है 0.065। ओके, तो ये कितना हो गया, 0.065 इंटू एस जो है इट इज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है एस कितना, 100 का स्क्वायर अपॉन 1.5 प्लस 0.035 इंटू 100। ठीक है, इतना मीटर, देखिए कितना आ रहा है, 130 आ रहा है क्या? तो हमने जो अजम्पशन लिया था ना, एल इज ग्रेटर देन एच एस डी, ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या? एल आ रहा है 130 और एच एस डी कितना था, 100। ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है तो करेक्ट आंसर फिर। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, एल जो भी आ रहा है इससे दैट इज मोर देन एच एस डी, मतलब जो अजम्पशन हमने लिया दैट इज करेक्ट, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। कोई डाउट हो तो उसको क्लियर कीजिएगा। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 198। An ascending gradient of 1 in 100 meets a descending gradient of 1 in 50, then the length of the summit curve required to provide the overtaking side distance of 500 मीटर will be। अब यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा हमें ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस से। ठीक है, तो इसके लिए भी दो फॉर्मूले है, जब एल जो है दैट इज मोर देन लेंथ ऑफ समिट कर्व इज मोर देन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, तब अलग फॉर्मूला है, लेंथ कम है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस से तो अलग फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमें
ऑप्शन देख लेते एक बार तो थोड़ा हमें आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर ओएसडी दिया है 500 मीटर, और लेंथ के वो जो ऑप्शन है 500 से कम है क्या कोई ऑप्शन? ठीक है, दो ऑप्शन इससे कम वाले, दो ज्यादा वाले, तो हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, तो सपोज पहला केस मान लेते हैं हम, वही सपोज एल जो है दैट इज मोर देन ओएसडी, और इस कंडीशन के लिए आपने फॉर्मूला अगर पढ़ा हो समिट कर्व के लिए, पहले एसएसडी था अब ओएसडी है, तो यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा चेंज है। एल इक्वल टू क्या होगा इस केस में? एन एस स्क्वायर अपॉन 9.6 आता है यहाँ पे। ठीक है, ओके, याद है आपको, वेरी गुड। एन जो है इट इज डेविएशन एंगल, तो देखिए असेंडिंग ग्रेडियंट है 1 in 100 का, इट इज मीटिंग है डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 50, तो एन कितना हो जाता है? एन हो जाता है असेंडिंग 1 in 100, तो पॉजिटिव लेंगे फॉर्मूले का, माइनस डिसेंडिंग 1 in 50, तो ये नेगेटिव लेंगे। 1 in 50 डिसेंडिंग है इसलिए इसको नेगेटिव लिया, तो 1/100 प्लस 1/50। ठीक है, तो कितना हो गया? 3/100 हो गया क्या? 0.03। ठीक है, 0.03। ठीक है, तो यहां से एल कितना? 0.03 इंटू, बताइए, यहाँ पर ये ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हो जाती है, एस बोल दिया यहाँ पर भी, कितना? 500 का स्क्वायर अपॉन 9.6, इतना मीटर। देखिए क्या आंसर आ रहा है? 781.25, इतना मीटर। ठीक है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? ओएसडी कितना था? 500, ज्यादा माना तब नहीं है, ज्यादा ही आ रहा है, तो कंडीशन सही है, आंसर भी सही है फिर। वेरी गुड। ठीक है, 781 समथिंग आ रहा है। ओके, तो देख लीजिए कौन सा आंसर होगा। बी आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये ज्योमेट्रिक डिजाइन के क्वेश्चंस कंप्लीट है। फिर देखिए हाईवे मटेरियल्स, गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चन से है। ओके, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट मेजर्स द टफनेस? टफनेस किससे हम मेजर करते हैं? इंपैक्ट टेस्ट से। ओके, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट से हम क्रशिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं, अब्रेशन टेस्ट से, हार्डनेस शेप टेस्ट से, शेप ये रिपीटेड है, एमसीक्यू में भी देखा था हमने। 87 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हम शायद डिस्कस कर चुके हैं। इन सीबीआर टेस्ट द वैल्यूज ऑफ सीबीआर इज कैलकुलेटेड एट 2.5 mm पेनिट्रेशन और 5 mm पेनिट्रेशन, दोनों पर हम कैलकुलेट करते हैं, डी आंसर हो जाता है। देन 89 देखिए, द मैक्सिमम अलाउबल लॉस एंजल्स एब्रेशन वैल्यू फॉर हाई क्वालिटी सरफेस कोर्स, हाई क्वालिटी सरफेस कोर्स के लिए कितना होता है? 30% होता है, इससे ज्यादा अलाउ नहीं है। ठीक है, और डब्ल्यूबीएम के लिए कितना होता था? 50% होता था। ठीक है, डब्ल्यूबीएम के लिए 50% होता था। सब कुछ नोट करवा चुका हूं मैं, तो वापस नोट करने की जरूरत नहीं है, वो क्राइटेरिया मैंने वहीं पे लिखवा दिया था, कुछ नया होगा तो मैं नोट करवा दूंगा आपको। देन 92 देखिए, मैक्सिमम लिमिट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है? 0.6% होता है, पता है आपको, डिस्कस भी किया था पहले। इसके बाद देखिए RC2, ठीक है, रैपिड क्योरिंग, मीडियम क्योरिंग एंड स्लो क्योरिंग कटबैक बिटुमिन्स है ये। ठीक है, उसकी ग्रेड्स हमने डिस्कस की थी। RC2, MC2 एंड SC2 कॉरेस्पॉन्ड टू सेम विस्कोसिटी, ध्यान देना, आपको टेबल बनाई थी मैंने, तो बताया था कि अगर यहाँ पर ये डिजिट सेम है तो इनकी विस्कोसिटी सेम होगी। ओके, देन 99, कोई डाउट तो पूछेगा, ये भी वहां पर एमसीक्यू में था, यहाँ पे रिपीट हुआ ये। फॉर रैपिड क्योरिंग कटबैक्स द ऑयल यूज्ड इज, क्या यूज करते हैं इस केस में? हम गैसोलीन यूज करते हैं, तीनों के लिए लिखवाया था मैंने। ठीक है, कि आरसी के लिए, एमसी के लिए और एससी के लिए क्या क्या हम ऑयल, मतलब क्या क्या हम सॉल्वेंट यूज करते हैं, वो सारा मैंने आपको नोट करवा दिया था। केरोसिन यूज करते थे मीडियम क्योरिंग के लिए, लाइट डीजल भी हम यूज करते थे मीडियम क्योरिंग के लिए। ओके, देन 125 देखिए, द एग्रीगेट्स रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोमीटर लेंथ ऑफ वाटर बाउंड मैकेडम रोड पर मीटर विड्थ एंड फॉर 10 mm थिकनेस इज। ठीक है, कितना एग्रीगेट रिक्वायर्ड होगा? तो यहाँ पर एक रिकमेंडेशन है आईआरसी की, कि जब हम एग्रीगेट या जितना रिक्वायर्ड होता है ना थियोरेटिकली, उससे 20% बढ़ाकर हम स्टोन एग्रीगेट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, 20% बाई वॉल्यूम हम बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लीजिए, कितना वॉल्यूम यहाँ पे थियोरेटिकली रिक्वायर्ड है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? लेंथ कितनी है? 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर इंटू विड्थ 1 मीटर, यूनिट विड्थ के लिए बोला है ना, इंटू थिकनेस कितना? 10 mm, इसको भी मीटर में कर लीजिए, 10 इंटू 10⁻³ माइनस का 3, इतना मीटर, सब कुछ मीटर में, तो ये मीटर क्यूब में आ गया वॉल्यूम, मीटर क्यूब में वॉल्यूम आ गया, तो देख लीजिए कितना आ गया, इट इज इक्वल टू 10 मीटर क्यूब। ठीक है, ये तो हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया, लेकिन कोड की रिकमेंडेशन है ये आईआरसी की, कि स्टोन एग्रीगेट के केस में जो थ्योरेटिकली वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया उसको 20% बढ़ा दिया जाता है। नहीं पता हो तो नोट कर लेना। ठीक है, लिख देता हूं मैं, वॉल्यूम
of stone aggregates is increased by 20%। 20% बाई वॉल्यूम है, बाई वेट नहीं है, बाई वॉल्यूम है। ठीक है, तो हमने थ्योरेटिकली 10 मीटर क्यूब कैलकुलेट किया, देयरफॉर रिक्वायर्ड वॉल्यूम, रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका 120%। ठीक है, 20% बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 10, इतना मीटर क्यूब। 20% बढ़ा दिया तो कितना आ गया 12 मीटर क्यूब। आंसर 10 वाला भी मिलेगा उसमें ऑप्शन। ठीक है, आंसर होगा 12 मीटर क्यूब। कोई डाउट हो तो पूछिएगा, और ये नहीं पता तो ऐसा हमने पहले डिस्कस भी नहीं किया था, तो इसको नोट कीजिएगा। ओके, देन 131 देखिए, when the bituminous surfacing is done on already existing blacktop road or over existing cement concrete road, the type of treatment कौन सा होता है, टेक कोट होता है। कल लिखवाया था, डिस्कस भी किया था। ठीक है, देन 132 देखिए, ये भी उसमें एमसीक्यू में था, रिपीट हुआ है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीमिक्स मेथड्स इज यूज्ड फॉर बेस कोर्स, इनमें से बेस कोर्स के लिए हम केवल बिटुमिनस बाउंड मैकेडम यूज करते थे, और ये तीनों ऑप्शन जो थे ना कल भी डिस्कस किया था, ये सरफेस कोर्स के लिए काम में आते हैं। सेम क्वेश्चन था। ओके, देन 134, द सुटेबल सरफेसिंग मटेरियल फॉर अ ब्रिज डेक स्लेब इज, ब्रिज डेक के लिए सबसे सुटेबल होता है मैस्टिक एसफॉल्ट। याद रखिएगा, ये पूछ लेते हैं ऐसा। ठीक है, ब्रिज डेक के लिए सबसे सुटेबल है मैस्टिक एसफॉल्ट, और ये क्या होता है कल हमने देखा था, इसका कॉम्बिनेशन क्या था। ओके, देन द क्वेश्चन नंबर 188, द अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी imposed on the aggregate during the aggregate impact test is of the order of, aggregate impact test में क्या करते थे, 38 सेंटीमीटर हाइट से हम करीब 14 केजी वेट को फोल्ड करते थे 15 टाइम्स। ठीक है, तो एक फोल्ड में कितना एनर्जी जनरेट हुआ, 14 इंटू 38, इतना केजी इंटू सेंटीमीटर, तो टोटल कितना जनरेट हुआ, 15 से गुना कर दीजिए। बताया होगा मैंने कहीं ना कहीं, तो बताया आपको। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन मैंने कहीं लिखवाया था शायद आपको, तो ये आता है 7980 केजी सेंटीमीटर, बताया था ना, पता है आप लोगों को। ठीक है, वेरी गुड। देन क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, द मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट इज रिकमेंडेड बाय आईआरसी, आईआरसी ने फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए कौन सा मेथड रिकमेंड किया है, सीबीआर मेथड रिकमेंड किया है। ठीक है, आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सीबीआर मेथड रिकमेंड किया है फॉर द डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। देन 102 देखिए, बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ पेमेंट क्या होता है, सबग्रेड होती है। सबसे लास्ट जो लेयर होती है दैट इज सबग्रेड, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ द रोड, या नेचुरल ग्राउंड होता है जिस पर हम रोड बनाते हैं, दैट इज सबग्रेड। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 105, ग्रुप इंडेक्स मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट इज, ठीक है, एम्पिरिकल मेथड है, इट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबग्रेड सोइल, पहले भी डिस्कस किया है, सी आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 108, द टायर प्रेशर इन्फ्लुएंसेस दी, ए ऑप्शन है टोटल डेप्थ ऑफ द पेवमेंट, क्वालिटी ऑफ सरफेस कोर्स, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। क्वालिटी ऑफ सरफेस कोर्स को ये अफेक्ट करता है टायर प्रेशर, क्योंकि सरफेस जो होगी ना, सरफेस कोर्स के ही डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होगा ये जो व्हील होगा। ओके, पहले भी डिस्कस किया है। देन 111, मेन ड्रॉबैक ऑफ सीबीआर मेथड इज दैट, ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, शायद ये भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पर जो डिफरेंट लेयर्स है ना, उनकी क्वालिटी को हम कंसिडर नहीं करते। क्या होगा, सी आंसर होगा,
it gives the total thickness of which remains the same irrespective of the quality of the materials used in the component layers. ठीक है, डिफरेंट लेयर्स में जो मेटेरियल की क्वालिटी है उसका टोटल थिकनेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, मतलब क्वालिटी अगर उनका इंप्रूव कर दिया ना, डिफरेंट लेयर्स में जो एग्रीगेट्स हमने यूज किए उनकी क्वालिटी इंप्रूव कर दी ना, तब भी यहाँ से अगर टोटल थिकनेस निकालोगे सेम आएगी, क्वालिटी का कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ रहा। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इस मेथड का। देन 112, ये फॉर्मूला बहुत पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस इन सेंटीमीटर इज गिवन बाय। ठीक है, बताइए कौन सा होगा, इन दोनों में से एक आंसर है, बताइए। बिल्कुल करेक्ट है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। ई इलास्टिक मॉडुलस हो जाता है, एच वो पॉइंट की हाइट हो जाती है जहां पर हम ये निकालना चाह रहे हैं, म्यू पाइसन रेशियो के बल्क मॉडुलस। ओके, तो ये फॉर्मूला याद रखना। 115 देखिए, द क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस फॉर कॉर्नर रीजन इन सीमेंट कॉन्क्रीट रोड्स। कॉर्नर रीजन में स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन क्या होता है, लोड स्ट्रेस प्लस वार्पिंग स्ट्रेस हम लेकर चलते हैं, सी आंसर हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है, कॉर्नर रीजन के लिए पूछा है तो इसके लिए ये हो जाएगा। देन 117, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स इन रिजिड पेमेंट्स कितना होता है, बताइए। ये सेंटीमीटर में ऑप्शन है, पहले भी ऐसे था। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर गेप पूछना चाह रहा है, गेप की थिकनेस। ठीक है, स्पेसिंग नहीं बोलना चाहिए, गेप का ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है कि गेप की थिकनेस पूछना चाह रहा है। ठीक है, स्पेसिंग तो कितनी होती थी, 10 मीटर के अबाउट होती थी कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में। तो ये ऑप्शन देख के समझ में आया कि ठीक है, ये उसकी उसका गेप पूछना चाह रहा है। ओके, बताया था मैंने पहले, ये सेम क्वेश्चन था। देन 118 देखिए, द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट इन रिजिड पेमेंट कितना होता है। अभी ऑप्शन देखिए सारे एमएम में। ठीक है, 20, 50, 100 mm। तो एक्चुअली में क्या पूछना चाह रहा है ये, थिकनेस ऑफ, ठीक है, बताइए कितना होता है। 118 का बताइए, मैक्सिमम थिकनेस कितनी होती है एक्सपेंशन जॉइंट की। इट इज बिल्कुल करेक्ट है, 20 mm होती है। ठीक है, 127 देखिए, तो बाइंडर नॉर्मली यूज्ड इन फ्लेक्सिबल पेमेंट, कौन सा बाइंडर यूज करते हैं, बिटुमिन यूज करते हैं। देन 131 देखिए, when the bituminous surfacing is done on already existing blacktop road or over existing cement concrete road, the type of treatment to be given is, बताइए, कल भी डिस्कस किया था ये। 131 रिपीटेड है। ठीक है, अभी भी था ये, रिपीट हुआ यहाँ पे। 139, एक्सपेंशन जॉइंट्स इन सीमेंट कंक्रीट पेमेंट्स आर प्रोवाइडेड एट एन इंटरवल ऑफ, अब स्पेसिंग पूछिए, बताइए। 10 मीटर, सीमेंट कंक्रीट पेमेंट के लिए बोल रहा है ना, रिजिड पेमेंट है 10 मीटर। ठीक है, ओके, जो सीमेंट कंक्रीट पेमेंट है इसमें 10 मीटर की स्पेसिंग हम रखते हैं, और जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है वहां पर अब करीब 45 मीटर से 140 मीटर तक। ठीक है, ओके। देन 157, in the group index method of flexible pavement design, which of the following factors decides the thickness of base and surface course। फ्लेक्सिबल पेमेंट का जो डिजाइन मेथड है, ग्रुप इंडेक्स मेथड, यहां पर किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, बेस कोर्स और सरफेस कोर्स की थिकनेस। ये ऑप्शन है, परसेंटेज ऑफ सबग्रेड सोइल पासिंग 75 माइक्रोन, बी है टाइप ऑफ सरफेस एंड बेस कोर्स मटेरियल्स, सी है डेली वॉल्यूम ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स। ठीक है, बताया था ये डिपेंड करेगा डेली वॉल्यूम ऑफ कमर्शियल व्हीकल पर। 139 समझ नहीं आया, वापस देखिए 139 को। एक्सपेंशन जॉइंट्स इन सीमेंट कंक्रीट पेमेंट्स आर प्रोवाइडेड इन इंटरवल ऑफ, ये सीसी रोड है पूरा। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड किया हमने, एक्सपेंशन है ना, एक्सपेंशन जो है, एक्सपेंशन, ठीक है, 10 मीटर नहीं होगा, ये कॉन्ट्रेक्शन के लिए होता है। एक्सपेंशन के लिए कितना होता है, 45 मीटर से 140 मीटर तक। हाँ, 140 है, एक्सपेंशन के लिए नहीं है, ये कॉन्ट्रेक्शन के लिए 10 मीटर होता है, एक्सपेंशन के लिए पूछा है। तो इस केस में कितना ये होता है, करीब टिपिकली तो हम 45 मीटर प्रोवाइड करते हैं, बट इट शुड नॉट बी मोर देन 140 मीटर इन एनी केस।
140 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा रिकमेंडेशन है। जनरली 45 मीटर पर हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो फिर तो इसका आंसर क्या मानेंगे हम, मैक्सिमम वाला डी आंसर मानना पड़ेगा यहाँ पे। ना ना ना, सी नहीं होगा। ये तो स्पेसिंग एक्सपेंशन जोन के लिए पूछिए। ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन के लिए तो 10 मीटर होता है, एक्सपेंशन के लिए कितना, 45 मीटर हम देते हैं, बताया था पहले भी। और किसी भी केस में 140 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसी रिकमेंडेशन है आईआरसी की। तो देख लीजिए इनमें से मैक्सिमम तो कौन सा है, ये ना डी ऑप्शन। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। और कॉन्ट्रेक्शन जोन के लिए पूछा तो कितना होता, 10 मीटर होता। अब ठीक है, 140 मीटर पड़ा है स्पेसिंग, वो मैक्सिमम होती है। 140 मीटर जो होती है ना, वो मैक्सिमम होती है, दैट इज मैक्सिमम। जनरली 45 मीटर पर हम प्रोवाइड करते हैं। 140 जो है ना, वो इसकी अपर लिमिट है। इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो अपर लिमिट है, किसी भी केस में उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जनरली 45 मीटर पर हम प्रोवाइड करते हैं इन केस ऑफ एक्सपेंशन जोइंट्स। कॉन्ट्रेक्शन जोइंट्स में 10 मीटर। ओके, देन ओके, ये भी डिस्कस किया हमने, डेली वॉल्यूम ऑफ कमर्शियल व्हीकल पे डिपेंड करेगा। देन क्वेश्चन नंबर 172 देखिए, ए टिपिकल मार्शल टेस्ट ग्राफ, ये मार्शल टेस्ट ग्राफ है, इज शोन इन फिगर। द वेरिएबल ऑन द वाई एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस इज, वाई एक्सिस पर कौन सा वेरिएबल है यहाँ पर, इधर तो परसेंटेज बाइंडर कंटेंट है एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं फ्लो वैल्यू। इनके बीच में कर्व प्लॉट करते हैं, तो यही पूछा था, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा फ्लो वैल्यू, बी आंसर। ओके, then question number 183, if the CBR value obtained at 5 mm penetration is higher than that at 2.5 mm, then the test is repeated for checking, and if the checked test reveals a similar trend, then the CBR value is to be reported as the। क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है 183 में कि हमने सीबीआर टेस्ट किया तो 5 mm पेनिट्रेशन पर जो वैल्यू आई दैट इज मोर देन 2.5 mm पेनिट्रेशन पर जो वैल्यू आई थी। ओके, 5 वाली वैल्यू ज्यादा आई, तब हमने टेस्ट को रिपीट किया, ऐसा इसने बोला। और फिर जब जो ये टेस्ट को रिपीट करने के बाद वापस से सेम रिजल्ट आता है कि 5 mm पेनिट्रेशन के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ज्यादा आती है, तब हम क्या करेंगे, सीबीआर वैल्यू किसे लेंगे, तब उस केस में क्या करते हैं हम, हायर वैल्यू को लेते हैं। ठीक है, हायर वैल्यू को लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हायर वैल्यू ऑब्टेन्ड एट 5 mm पेनिट्रेशन। फर्स्ट टाइम जब इस जो सीबीआर वैल्यू है 5 mm पेनिट्रेशन के कोरस्पॉन्डिंग ज्यादा आ गई ना, तो एक बार हम टेस्ट को रिपीट करेंगे। रिपीट करने के बाद जो भी हायर वैल्यू होगी वही हम लेंगे, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो रिपीट करने के बाद 5 पर ही आ गई थी मैक्सिमम, तो वही इसकी सीबीआर वैल्यू मानेंगे हम एग्रीगेट की। ओके, 43 देखिए, हाईवे फैसिलिटीज आर डिजाइन फॉर, बताया था पहले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम के लिए हम डिजाइन करते हैं। ठीक है, और ये भी बताया था कि 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम किसे हम बोलते हैं, जो 29 टाइम्स क्रॉस होता है एक साल में। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, ये देखिए, ट्रैफिक वॉल्यूम शुड ऑलवेज बी मोर देन द ट्रैफिक कैपेसिटी। ट्रैफिक वॉल्यूम हमेशा ट्रैफिक कैपेसिटी से ज्यादा होना चाहिए, बी ऑप्शन है। ट्रैफिक कैपेसिटी शुड ऑलवेज बी मोर देन ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक कैपेसिटी हमेशा ट्रैफिक वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, सी है, स्पॉट स्पीड इज द एवरेज स्पीड ऑफ अ व्हीकल एट ए स्पेसिफाइड सेक्शन। नहीं, एवरेज स्पीड तो नहीं होती है, किसी पर्टिकुलर व्हीकल की पर्टिकुलर इंस्टेंट पर स्पीड होती है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाता है। डी एट 85th परसेंटाइल स्पीड इज मोर देन द 95th परसेंटाइल स्पीड। ठीक है, ज्यादा नहीं होती, कम होती है। बताइए ए और बी में से आंसर होगा, क्या लगता है आपको। स्पोर्ट स्पीड जो होती है दैट इज नॉट एवरेज स्पीड। स्पोर्ट स्पीड क्या होती है, एक पर्टिकुलर व्हीकल की स्पीड होती है। जैसे मान लीजिए व्हीकल इस सेक्शन से पास हो रहा है, तो इस सेक्शन पर किसी मोमेंट पर इसकी स्पीड क्या है, दैट इज स्पोर्ट स्पीड। ठीक है, उसको स्पोर्ट स्पीड हम बोलेंगे। आंसर होगा बी, ट्रैफिक कैपेसिटी जो है दैट शुड ऑलवेज बी मोर देन द ट्रैफिक वॉल्यूम। ट्रैफिक कैपेसिटी अगर ज्यादा होगी ट्रैफिक वॉल्यूम से, तो प्रैक्टिकली सोचिए कि उस केस में ट्रैफिक जाम की इतनी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर ट्रैफिक वॉल्यूम ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रैफिक कैपेसिटी, तो बहुत ज्यादा वहां पे ट्रैफिक हो जाएगा, ट्रैफिक जाम की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। ओके, ट्रैफिक कैपेसिटी बताया इट इज द व्हीकल पर किलोमीटर, यूनिट लेंथ ऑफ जो रोड है उसमें कितना व्हीकल्स प्रेजेंट है, दैट इज ट्रैफिक कैपेसिटी। और ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है,
कितना व्हीकल पास हो रहा है पर यूनिट टाइम, व्हीकल पर आवर बोलते थे। तो सोच के देखिए एक बार, कैपेसिटी अगर ज्यादा होगी ना तो वो ज्यादा बेटर होगा। अगर ट्रैफिक वॉल्यूम ज्यादा है ट्रैफिक कैपेसिटी से, तो वहां पे ट्रैफिक जाम हो जाएगा। ओके। 49, डिजाइन लाइन्स आर प्लॉटेड इन ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज, डिस्कस किया था हमने। 52, द डायग्राम विच शोज द अप्रोक्सीमेट पाथ ऑफ व्हीकल्स एंड पेडेस्ट्रियन इन्वॉल्व्ड इन एक्सीडेंट इज नोन एज कोलिजन डायग्राम बोलते थे इसको, ये भी डिस्कस किया था हमने। ओके। देन 53, विथ इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द ट्रैफिक स्ट्रीम, ठीक है, ट्रैफिक की स्पीड बढ़ रही है, देन द मिनिमम स्पेसिंग ऑफ व्हीकल्स बढ़ेगा या घटेगा बताइए। 53, स्पीड बढ़ रही है तो स्पेसिंग ऑफ व्हीकल बढ़ेगा ही ना, प्रैक्टिकली सोच लीजिए। स्पीड बढ़ रही है तो स्पेसिंग बढ़ेगा। ओके। 59, if the stopping side distance and average length of a vehicle are 18 meter and 6 meter, okay, stopping distance 18 meter, average length है 6 meter, then the theoretical maximum capacity of a traffic lane at a speed of 10 meter per second is, ठीक है सर डिक्रीज होगा। स्पीड बढ़ रही है तो उस केस में सोचो ना, स्पेसिंग तो बढ़ ही रहा है ना, स्पीड बढ़ रही है तो उस केस में स्पेसिंग बढ़ेगा या घटेगा, सोच के देखिए। ये व्हीकल्स थे, एक व्हीकल ये है, एक व्हीकल ये है, अगर इनकी स्पीड बढ़ा दी हमने तो जो मिनिमम स्पेसिंग जो है वो तो बढ़ रही है ना, मिनिमम गैप तो बढ़ रहा है। आप प्रैक्टिकली देखिए, जब कहीं किसी रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है तो स्पीड कम होती है हमारी, व्हीकल्स की जो एवरेज स्पीड है कम होती है, तो वहां पे स्पेसिंग उनके बीच में कम होती है। लेकिन हाईवेज पे देखिए, नेशनल हाईवे वगैरह पे जो बहुत हाई स्पीड रोड्स होते हैं ना, हाई स्पीड रोड्स पर बहुत हाई स्पीड से व्हीकल्स मूव करते हैं तो उनके बीच में स्पेसिंग काफी ज्यादा मेंटेन होती है, ठीक है, इंक्रीज होगा, स्पीड बढ़ने से स्पेसिंग इंक्रीज होगा। ओके। देन 59 देख लीजिए, थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी पूछ रहा है, बताया था इट इज इक्वल टू 1000 V/S। एस जो है दैट इज एवरेज स्पेसिंग, और वी जो है इट इज स्पीड। कीजिए कैलकुलेट कितना आ रहा है, यहाँ पे वी जो है दैट इज इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है, वी याद रखना ये किलोमीटर पर आवर में, तो कन्वर्ट कर लेना इसको, बताइए कितना। यहाँ पे स्पीड दिए मीटर पर सेकंड में, तो कन्वर्ट कर लेना, 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, तो कितना हो जाता है 1000 V कितना 10 मीटर पर सेकंड, इसको कन्वर्ट किया किलोमीटर पर आवर में तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन एस, एवरेज स्पेसिंग इन मीटर 6, ठीक है, तो ये कैपेसिटी हो जाती है। देख लीजिए जो भी आ रहा है वही आंसर है, 3 ही हो गया, 5 2 6 6000 आ रहेगा। हम्म, रुको 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 रुको, एस कितना है, एवरेज लेंथ ऑफ व्हीकल आर 18 मीटर, ठीक है, 18 मीटर लेंथ है इसकी, एक व्हीकल ये दूसरा व्हीकल ये, 18 मीटर लेंथ है। ओके। एक्चुअली में एस एस क्या होता था, इट इज सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, ठीक है, ऐसा हम बोलते थे। और स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी है, लेंथ है 6 मीटर, ये लेंथ 6 मीटर है, और स्पेसिंग सॉरी स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी है 18 मीटर, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी हो गई, ये एस होगा। अब देख लीजिए कितना रहा, 18 + 3 + 3, पहले ही बताया था ना, 18 + 3 + 3 कितना 24 है, ये 24 आगा, ठीक है ना, वेरी गुड, ठीक है। तो अब देख लीजिए जो भी आ रहा है वो आंसर है, कितना आ रहा है 1500 1500 व्हीकल्स पर आवर, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। देन 60 देखिए, साइंटिफिक प्लानिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड मास ट्रांजिट फैसिलिटीज इन सिटीज शुड बी बेस्ड ऑन, क्या ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डेटा पर बेस्ड होना चाहिए, ठीक है, डिस्कस किया था हमने पहले भी। देन 63, ऑन अ राइट एंगल रोड इंटरसेक्शन विद टू वे ट्रैफिक द टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स, ये टेबल बनवाई थी, और ये होता था 24 टू वे इंटरसेक्शन पर, ठीक है। ओके, ये बहुत बार पूछते हैं। देन 64, द बैकग्राउंड कलर ऑफ द इंफॉर्मेटरी साइन बोर्ड इज, बताइए 64 का
ये लो होता है। ओके, देन 66 डेड स्लो। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है काफी एग्जाम में। डेड स्लो मतलब धीरे चलने के लिए बोल रहा है, तो ये होता है रेगुलेटरी साइन, या इसको हम बोलते हैं मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी साइन वो साइंस होते हैं जिनको फॉलो करना जरूरी होता है, अदरवाइज पनिशेबल ऑफेंस होता है, चालान हो जाता है। अगर आप ज्यादा स्पीड से जाओगे तो आपका चालान होगा ना। रेगुलेटरी का बैकग्राउंड कर अभी मैं लिखवाता हूँ आपको सारा। ठीक है, अभी जस्ट मैं सारा आपको नोट करवाऊंगा इसके इसके एंड में, बता देना मुझे। ठीक है, वैसे मुझे ध्यान है तो अभी नोट करवा दूंगा मैं। देन 71 देखिए, the particular places where pedestrians are to cross the pavement are properly marked by the pavement marking known as crosswalk lines बोलते हैं इनको। इनको crosswalk lines हम बोलते हैं। 73, the entrance and exit curves of a rotary have। ठीक है, एंट्रेंस कर्व जो है और एग्जिट कर्व जो है इनके लिए बोल रहा है। ये ऑप्शन देखिए, इक्वल रेडियस, इनकी रेडियस और विड्थ को कंपेयर करना चाह रहा है। बताइए 73 का बताइए। डिस्कस किया था क्या पहले? नहीं किया। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए फिर। ये ऑप्शन है इक्वल रेडियाई एंड इक्वल विड्थ ऑफ पेमेंट। ओके, बी ए इक्वल रेडियाई बट पेमेंट विड्थ इज मोर एट एंट्रेंस देन एग्जिट कर्व। ओके, सी ऑप्शन बोल रहा है इक्वल पेमेंट विड्थ बट रेडियस इज मोर एट द एंट्रेंस कर्व देन एट एग्जिट कर्व। ठीक है, दोनों केस में एंट्रेंस और एग्जिट पर पेमेंट विड्थ बराबर होगी, लेकिन जो रेडियस है दैट इज मोर एट एंट्रेंस, एंट्री पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्व ज्यादा होगी और एग्जिट पर कम होगी। और डी बोल रहा है डिफरेंट रेडियाई एंड डिफरेंट विड्थ ऑफ पेमेंट। ठीक है, बिल्कुल जो एंट्रेंस होता है किसी कर्व का और एग्जिट होता है किसी कर्व का, दोनों की रेडियस डिफरेंट होती है, विड्थ भी डिफरेंट होती है। और डिफरेंट कैसे होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। बताइए, जो रेडियस है एग्जिट कर्व और एंट्रेंस कर्व की, ठीक है, उनमें ज्यादा कौन सा होता है? याद रखना, जो रेडियस होती है ऑफ एग्जिट कर्व, इट इज लेस देन द रेडियस ऑफ एंट्री कर्व। ठीक है, एग्जिट कर्व की रेडियस कम कम होती है। हाँ, नॉर्मली यही होता है। ठीक है, एग्जिट कर्व की रेडियस जो है वो कम होती है, लेकिन जो विड्थ ऑफ पेमेंट की बात करें वो ज्यादा होगी। ठीक है, बट द विड्थ ऑफ पेमेंट ऑफ एंट्रेंस इज मोर। ठीक है, एग्जिट कर्व की रेडियस कम होगी और जो विड्थ ऑफ पेमेंट है एंट्रेंस की वो ज्यादा होगी। ठीक है, नहीं पता तो ये नोट करना। ओके, देन 77 देखिए, when a number of roads are meeting at a point and only one of the roads is important। ठीक है, बहुत सारे रोड किसी पॉइंट पे मिल रहे हैं, किसी इंटरसेक्शन पर मिल रहे हैं, लेकिन उनमें से केवल एक जो है दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब हायर टीयर रोड होगा। जैसे मान लीजिए कि एक नेशनल हाईवे है, वो किसी ओडीआर के साथ मिल रहा है या एमडीआर के साथ मिल रहा है। देन द सुटेबल शेप ऑफ रोटरी कैसी होगी? टेंजेंशियल होगी, डिस्कस किया था पहले भी। और अगर सारी रोड जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट हो तब हम सर्कुलर रोटरी हम प्रोवाइड करते हैं, ये भी बताया था। ठीक है, और एक और क्वेश्चन बनता है कि रोटरी कब प्रोवाइड करते हैं? जब कम से कम चार इंटरसेक्शन हो, कम से कम चार इंटरसेक्शन हो, तब रोटरी सुटेबल होगी। देन 80 देखिए, एच पर आईआरसी द एवरेज लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन ऑन इंपॉर्टेंट रोड्स पे इल्यूमिनेशन कितना 30 लक्स होना चाहिए बताया था। और जो अदर रोड्स है वहां पे 15 लक्स के बराबर होना चाहिए। देन 171 बहुत बार क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं,
डिफरेंट एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। इन डिजाइन लाइन डायग्राम तो पता है आपको, इट्स विड्थ ऑफ लाइन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ट्रिप्स इन बोथ डायरेक्शंस। ये अच्छे से हमने डिस्कस किया था, नोट भी किया था। जो विड्थ ऑफ डिजाइन लाइन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ट्रिप्स। ओके, उस जितना ज्यादा ट्रिप्स होगी उसकी विड्थ को हम ज्यादा बढ़ाते जाएंगे। और फिर लास्ट क्वेश्चन है 184। A vehicle was stopped in 2 seconds by fully jamming the brakes. The skid marks measured 9.8 meters. Then the average skid resistance coefficient will be. ओके, तो आपको पता है कि v स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ओके, तो व्हीकल को जब स्टॉप कर दिया तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो, इक्वल टू यू स्क्वायर। इनिशियल स्पीड कितनी थी? कैसे सोल्व करोगे इसको बताओ, ये ब्रेक्स है। ठीक है, कैसे सोल्व करोगे 184? यहाँ पे इनिशियल स्पीड चाहिए, वो गिवन नहीं है, तो इसको छोड़िए, फिर दूसरा फॉर्मूला लगाइए। कौन सा लगा सकते हैं हम? इससे हो जाएगा ना एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, एस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने? 9.8 मीटर ट्रेवल किया, तो 9.8 ये इनिशियल जो स्पीड है दैट इज जीरो, तो ये जीरो प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन निकल जाएगा ऐसे इंटू टी स्क्वायर। टी कितने टाइम तक इसने ब्रेक लगाया? 2 सेकंड तक, टी का स्क्वायर। तो यहां से ए आ जाता है कितना? 9.8/2 दैट इज 4.9, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। और स्किड रेजिस्टेंस जो होता है, स्किड रेजिस्टेंस, इसका फॉर्मूला इसकी रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं? एफ से डिनोट करते हैं, इट इज इक्वल टू ए बाई जी। ठीक है, ए जो है एक्सेलरेशन हो गया 4.9, और जी कितना होता है? 9.8 ले लीजिए इसको, तो ये हो जाता है 1/2 दैट इज 0.5। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए गुप्ता एंड गुप्ता की भी जो एडिशनल क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट है। एडिशनल मतलब जो हम पहले डिस्कस किए थे, कर चुके थे एमसीक्यू में, उनको अवॉइड करने की कोशिश की, तो वो हमने यहाँ पे टाइप नहीं करवाया, उसके एडिशनल क्वेश्चन टाइप करवाए हमने। फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट हो गए। ओके, तो ये गुप्ता एंड गुप्ता भी कंप्लीट है, तो बहुत सारी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जो है कवर हो चुकी है। आई थिंक ये ऑलमोस्ट वेराइटी कवर हो चुकी है। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम एसएससी जेईई के भी ओल्ड पेपर सॉल्व कर लेंगे, उनमें वो आप बहुत इजीली कर सकते हो, मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे उसमें। ओके, तो डेटा भी कल ही नोट कर लेंगे जो भी हो। ठीक है, वो भी कल ही नोट करा दूंगा एक बार प्रॉपर। कलर कल नोट करते हैं इसको, क्योंकि कल टाइम हमारे पास बहुत बच जाएगा। ठीक है, कल टाइम बहुत बच जाएगा, तो कल नोट कर लेंगे। जो भी आप बोलोगे वो सब कुछ मैं नोट करा दूंगा, क्योंकि कल लास्ट क्लास होगी। एसएससी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है, कम क्वेश्चन आते थे ट्रांसपोर्टेशन से, तो वो सारे डिस्कस हो जाएंगे, टाइम भी को भी बहुत बचेगा, तो एडिशनल डेटा मैं सारा नोट करा दूंगा आपको। ओके, तो आई थिंक कि जो हाईवे है यहाँ पर आपको बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब तो आने लगे ट्रांसपोर्ट से, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आज आपने जिस स्पीड से आंसर दिए ना क्वेश्चन, ये करीब 80-90 क्वेश्चन कुछ होंगे, ये कितना जल्दी सोल्व हुआ है।
क्योंकि आप लोगों को आता था। ठीक है, यही एडवांटेज होता है प्रैक्टिस का, कि बहुत स्पीडली आप आंसर कर रहे थे तो बहुत स्पीडली ये भी सॉल्व हो गया। ओके, ऐसा ही एसएससी के पेपर में होगा। एसएससी के ओल्ड क्वेश्चन हम करेंगे कल, तो वहां पर भी ऐसा ही होगा। एक बार पूरा तूफानी में खूब मिल रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको पता लगता है, आप फिर जजमेंट कर पाते हो। खूब मिल रहे क्वेश्चंस, बिल्कुल। तूफानी में सारे क्वेश्चंस वो एसएससी वाले थे। ठीक है, तो एसएससी और आरआरबी की खासियत है कि कभी नए क्वेश्चंस नहीं बनाते, कभी भी नए क्वेश्चन नहीं बनाते, वो कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं। तो फिर वहां तो नए क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेंगे। और 3-4 साल से कुछ बहुत अजीब से क्वेश्चन भी वो देते हैं एसएससी में। ठीक है, आपने तूफानी अगर देखा हो तो वहां पे एक आध क्वेश्चन बहुत अजीब अजीब से आते थे, बहुत लेंदी, जो कभी सिविल सर्विसेज में भी नहीं पूछे, आईईएस में भी नहीं पूछे, गेट में भी उस पैटर्न के क्वेश्चन नहीं पूछे। इतने लेंदी क्वेश्चन भी एक आध हर पेपर में होता है एसएससी में लास्ट 3-4 साल से। ओके, तो वो अजीब से जो क्वेश्चन होते हैं ना, आउट ऑफ सिलेबस, इतने लेंथी क्वेश्चन, तो उनसे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उससे सिलेक्शन में स्टूडेंट्स को कोई फर्क नहीं आना। इरिगेशन में लेंथी था, सोम के भी कुछ क्वेश्चन बहुत लेंथी थे। ठीक है, केबल वाला क्वेश्चन करवाए थे एक, तो 3 पॉइंट्स उसमें दिए थे, ए बी और सी। ए पॉइंट ये बोला, बी ये बोला, सी ये बोला, मिनिमम टेंशन पूछी थी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आज तक आईएएस आईईएस और गेट में भी नहीं पूछा। इसकी एक्चुअल डेरिवेशन बहुत लंबी है, 4 पेज की डेरिवेशन है, मतलब आधा घंटा लग जाएगा इसकी डेरिवेशन, मुझे मिनिमम आधा घंटा लगेगा इसकी डेरिवेशन करने में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एसएससी में पूछ लेते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन ये मान के चलना कि 1% स्टूडेंट्स को आते होंगे, जिन्होंने एमटेक वगैरह कर रखी है उनको आते होंगे। ठीक है, तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाकी क्वेश्चन जो है स्ट्रेट क्वेश्चन होते हैं, तो इजिली हम कर सकते हैं। ओके, तो एक बार पूरा रिवाइज करना है इसको, कल वापस से इसको हम करेंगे एसएससी वाले जो क्वेश्चन है। कल लास्ट क्लास होगी ट्रांसपोर्टेशन की, और जो भी एडिशनली आप जो भी पूछना चाहते हो, जितना कुछ आप चाहते हो वो बता देना, तो जो एडिशनल पॉइंट्स होंगे वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा। कोई टॉपिक में आपको दिक्कत रही हो तो वो भी पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। सर व्हाट्सएप पर रिप्लाई, अब व्हाट्सएप पर इतने मैसेज आते हैं कि पता ही नहीं होता कि आप जब भी मैसेज करो ना, तो एक बार नाम अपना मेंशन कर देना। ठीक है, नाम मेंशन कर देना, तो पता तो रहेगी जो टच में है वो, क्योंकि होता क्या है, पूरे इंडिया से स्टूडेंट कांटेक्ट में, तो वो सब मैसेज करते हैं। अब बहुत कम लोगों के आंसर कर पाते, फिर उनमें से इवन पाकिस्तान से मैसेज आते हैं। ठीक है, उनके पास भी गुप्तन गुप्ता है, तो वहां से गुप्तन गुप्ता की वो फोटो भेजते हैं। तो बताइए कि अब फिर ये होता है ना कि सबको तो आंसर करना पॉसिबल नहीं है। तो आप एक बार अपना नाम मेंशन करके आप भी व्हाट्सएप कर देना, तो मैं नंबर सेव कर लूंगा। ओके, थैंक यू।